अपनी वीडियो के क्रम में उसी एलिमिनेशन रिएक्शन में आगे बढ़ते हुए और अपने सभी छात्रों को आशीर्वाद और शुभकामना के साथ ये वीडियो मैं शुरू कर रहा हूँ। और इसके ठीक पहले वाली जो वीडियो है उसमें हमने एलिमिनेशन रिएक्शन होता क्या है और उसमें E1 और E2 के बारे में हम लोग जो है चर्चा करेंगे, जिसमें कि E1 के बारे में हमने चर्चा आपके साथ की है कि E1 रिएक्शन में ये 2 स्टेप का रिएक्शन है। पहले स्टेप में कार्बोकैटायन बनता है और अगले स्टेप में एक बीटा हाइड्रोजन निकल जाता है और आपको एक अल्कीन मिल जाती है। उसमें E1 रिएक्शन में ये 2 स्टेप प्रोसेस है, हमने आपको बताया है। रीअरेंजमेंट के चांसेस आर देयर क्योंकि वहाँ पे कार्बोकैटायन बन रहा है। साथ साथ रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो केवल अल्किल हैलाइड के कंसंट्रेशन पे जो है वो डिपेंड करता है और हमारा जो बेस है उसकी स्ट्रेंथ का कोई मतलब उस पर नहीं है। उसी क्रम में जो E2 रिएक्शन है, E2 रिएक्शन में ये बाई मालिक्यूलर है। E2 रिएक्शन में जो रिएक्शन का ऑर्डर है एक तो 2 मिलता है आपको। इसमें अल्किल हैलाइड जो रेट है वो अल्किल हैलाइड और जो बेस की स्ट्रेंथ है दोनों पर निर्भर करता है, जो आपके पास बेस है रिएक्शन मीडियम में। और सब कुछ एक साथ होता है E2 में कि जैसे ये हमारा बेस है, ये हमने एग्जाम्पल के रूप में पोटेशियम इथॉक्साइड लिया है या अल्कोहलिक KOH कहें तो भी वही बात है। तो क्या कर रहा है ये, एक ही साथ ये लिविंग ग्रुप जा रहा है क्लोरीन और बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन, ये जो बेस रिएक्शन मीडियम में उसको क्या कर रहा है, ले रहा है क्योंकि बेस इज ए प्रोटॉन एक्सेप्टर। प्रोटॉन मीन्स H प्लस नॉट H माइनस, H प्लस। तो H प्लस को ले रहा है और तब यहाँ पे डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा क्योंकि यहाँ से निकल रहा है और आपको क्या मिल जाएगी, अल्कीन डिजायर्ड मिल जाएगी। तो E1 और E2 में जो डिफरेंस है, एक तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से आप डिफरेंस को देख सकते हैं कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स उसमें ऑर्डर दिया होगा या उसके सेंस में कहीं न कहीं कंसंट्रेशन के कहने से ऑर्डर का आपको बोध होगा। दूसरी चीज़ कि इसमें कोई रीअरेंजमेंट का चांस नहीं है। E2 रिएक्शन में देयर इज नो स्कोप ऑफ रीअरेंजमेंट। क्यों? क्योंकि जो अल्कीन बनेगी अल्फा और बीटा कार्बन पे जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होगी उतने ज़्यादा यहाँ पे सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन मिलेगी। और आपको पता है कि मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन विल बी मोर अकॉर्डिंग टू सेडिजप्स रूल। कहीं एक्सेप्शन है या कोई हॉफमैन प्रोडक्ट है, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे कभी। लेकिन यहाँ जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एलिमिनेशन में एक तो SN1 में SN2 में आप देख रहे थे कि वहाँ पे अल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी का ऑर्डर रिवर्स था। मीन्स कि SN1 में आपके पास टर्शरी मोस्ट रिएक्टिव था और प्राइमरी लीस्ट रिएक्टिव था। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ E1 हो चाहे E2 हो, अगर एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा है तो टर्शरी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, सेकेंडरी उससे कम रिएक्टिव होगा और प्राइमरी सबसे कम रिएक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि ये अल्फा बीटा पे ब्रांचिंग जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा यहाँ पे सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन मिलेगी और उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, उतनी ज़्यादा होगी। दैट इज़ द रीजन कि जो प्रोडक्ट जितना ज़्यादा स्टेबल होगा रिएक्शन उतना आसानी से होगा, उतने आसानी से वो प्रोग्रेस करेगा। तो इट इज़ द लॉजिक। दूसरी चीज़ कि जो एलिमिनेशन रिएक्शन है, चूँकि इसके साथ सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि हमारा जो अल्कोहलिक KOH है, ये जो बेस है, आफ्टर ऑल ये क्या न्यूक्लियोफाइल ही तो है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के साथ हमेशा एक कंपटीशन बना रहेगा। और तब ये देखा गया है एक्सपेरिमेंटली, इट इज़ फाउंड दैट कि जनरली हायर टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा, बेस की स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा होगी, उतना ज़्यादा एलिमिनेशन प्रोडक्ट प्रीडोमिनेट करेगा, उतना ज़्यादा वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा। और इसी को कहते हैं एक कंपटीशन बिटवीन एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन। तो वो भी आप देख लीजिए कि एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन में कब एलिमिनेशन होगा और कब सब्स्टिट्यूशन होगा, है ना।
तो जनरली जो स्ट्रॉन्ग बेस हैं, स्ट्रॉन्ग बेस बहुत सारे हैं। स्ट्रॉन्ग बेस, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा, बेस की जो स्ट्रॉन्गनेस है वो जितनी ज़्यादा बढ़ेगी, एलिमिनेशन प्रोडक्ट जो है उतना ज़्यादा बनने के चांस होंगे। और एक एग्जांपल से हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए आपके पास दो रिएक्शन है। एक रिएक्शन है आपका ये CH3 CH2 Br, और इसमें दो रिएक्शन दिए हुए हैं। एक है आपका NaOH एक्वस। एक्वस का मतलब हम आपको बता चुके हैं कि एक्वस क्या है ना। एक्वागार्ड और नाम सुनते हैं। एक्वस का, एक्वा का मतलब है कि ये आपका जलीय विलयन है। NaOH जो है पेलेट्स मिलते हैं, दिखाई देंगे आपको लैब में। उनको जब आप वाटर में सॉल्व करेंगे तो जो उनका जलीय विलयन मिलता है उसको हम कहते हैं क्या, एक्वस। तो जब आप NaOH के साथ इसको गर्म करेंगे तो आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मिलेगा। CH3 CH2 और OH यहाँ मिलेगा और NaBr जो है वो निकल जाएगा। और यही एग्जाम में आ सकता है कि इसी रिएक्शन में अगर हम एल्कोहलिक KOH डाल दें और टेम्परेचर इज़ वेरी हाई, अराउंड मोर देन 140 डिग्री सेंटीग्रेड, अलग अलग पे अलग अलग आप देखेंगे कि यहाँ पे I है तो कुछ और कम होगा। क्यों? क्योंकि I आसानी से लिविंग ग्रुप है, निकल जाएगा। Br उसकी तुलना में कम है, क्लोरीन उससे भी कम है, तो वो भी एक फैक्टर है। तो टेम्परेचर जो रेंज है, लेकिन जनरली कि जैसे इसमें अराउंड 160 या 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपको क्या मिलता है, अल्कीन मिलेगी। तो एल्कोहलिक KOH क्या है? इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस इन कंपेरिजन टू द एक्वस NaOH, या हम लोग इसको कंपैरिजन के लिए एल्कोहलिक NaOH ही कह के देखते हैं, NaOH। तब आप देखेंगे यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, -HBr। ये डिहाइड्रो हैलोजनेशन दिखाई पड़ रहा है, और पहला वाला जो है वो सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन में जनरली क्या मिलेगा आपको, इस तरह के एग्जाम्पल में अगर एक्वस NaOH है तो आपको अल्कोहल मिलेगा। यहाँ सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, एलिमिनेशन हो रहा है। दूसरी चीज़ कि E1 है या E2 है रिएक्शन, कब E1 है कब E2 है, ये निश्चित रूप से E2 रिएक्शन है। जब भी कभी प्राइमरी अल्किल हैलाइड आपको दिखाई पड़े और इस तरह का अल्कीन बन रहा है तो E2 है। सेकेंडरी और टर्शरी में वो E1 भी हो सकता है, E2 भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा। और आपकी लैंग्वेज में उसकी जो मॉलिक्यूलरिटी है, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है उसका, उससे भी आपको पता चल जाएगा। दूसरी चीज़ कि अगर कहीं रीअरेंजमेंट के चांस हो रहे हैं, चाहे वो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है चाहे एलिमिनेशन हो रहा है, चाहे वो हमारा E1 हो और चाहे SN1 हो, दोनों में ही कार्बोनियम आयन बन रहे हैं। और कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी चूंकि एक जैसी नहीं है, इसलिए चाहे वो सब्स्टिट्यूशन हो चाहे वो एलिमिनेशन हो, दोनों में ही रीअरेंजमेंट के चांस होंगे ही होंगे। दूसरी चीज़ कि आपके पास ये जो रिएक्शन है, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, इसमें बहुत सारे आपको एग्जाम्पल मिलेंगे। और ख़ास करके कार्बोकैटायन, खास करके जो E1 है चाहे वो SN1 है, दोनों में ही फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, कार्बोकैटायन बन रहा है। और तब कार्बोकैटायन पर पूरा रिएक्शन चूँकि डिपेंड कर रहा है, इसलिए बार बार आपको ये देखना होगा और इसकी नॉलेज आपको रखनी होगी कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या है। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का आपको ज्ञान, चाहे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी हो, या बेंजाइल है, एलाइल है ना, ट्राइफिनाइल मिथाइल है, उस तरह के भी कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी का आपको ज्ञान होना चाहिए। कई बार मैंने समझाया भी है, कार्बोकैटायन जो है या कार्बोनियम आयन, जिसका ज़्यादा जितना स्टेबल होगा, आगे का रिएक्शन क्या होगा उतना ही आपके लिए फीजिबल होगा। और चाहे वो SN1 हो चाहे वो E1 हो, तो ऑलवेज देयर इज ए कंपटीशन बिटवीन द पर्टिकुलरली SN1 and E1, and it is found that by more temperature,
and more basic strength of the base, always the elimination product will be predominant. elimination product आपका बढ़ता जाएगा जो जो आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, बेस स्ट्रेंथ बढ़ाते जाएंगे, और चाहे वो कोई भी रिएक्शन हो हमारा, चाहे वो SN2 हो, चाहे हमारा वो E2 हो, दोनों में ही ये देखा गया है कि दोनों में सब कुछ एक साथ होता है, और एक साथ होता है या 2 स्टेप में होता है, इसके डायरेक्ट इनडायरेक्ट दुनिया भर के प्रूफ हैं। धीरे धीरे करके आपको फीलिंग आने लगी, मैंने बताया भी है कि एक तो आइसोटोप इफेक्ट आगे चल के आप देखेंगे कि अगर 2 स्टेप का रिएक्शन है तो आइसोटोप इफेक्ट से भी वो 1 स्टेप का रिएक्शन है, इससे भी आप पहचान सकते हैं। किसी दिन उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो चाहे E2 हो, चाहे वो हमारा SN1 हो, या आपका E1 है, SN1 है, E2, कोई भी सब्स्टिट्यूशन किसी भी तरह का इन दोनों में है। और सॉल्वेंट का रोल जहाँ पर भी आयोनाइजेशन हो रहा है, जहाँ पे कार्बोनियम आयन फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन बन रहा है, वहाँ पे नेचुरल है कि चाहे वो E1 हो, चाहे वो SN1 हो, दोनों ही केसों में फर्स्ट स्टेप में चूँकि डिसोसिएशन हो रहा है, इसलिए पोलर सॉल्वेंट्स आर द बेटर सॉल्वेंट्स, और उनका रोल E2 या SN2 में उतना कुछ खास नहीं है। तो ये रहा है आपके पास E1 और E2, और हम लोग E1 CB की बात किसी दिन करेंगे, हाँ, लेकिन आज नहीं करेंगे। और दूसरी चीज़ की कुछ क्वेश्चंस जैसे आपको मैं बताऊं कि कहाँ रिएक्टिविटी फास्ट होगी, कहाँ धीमी होगी। जैसे आपके पास मान लीजिए कि ये 2 प्रोडक्ट हैं, 2 रिएक्शन है कि भाई CH3Cl है और इसमें हम NaOH डाल रहे हैं, राइट, और गर्म कर रहे हैं, ये एक्वस। तो ये तो आपको पहचान में आ जाएगा कि जो रिएक्शन हो रहा है वो क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। प्रोडक्ट देख के आप बता सकते हैं, या कंडीशन देख के आप बता सकते हैं कि ये CH3OH होगा और NaCl यहाँ निकल रहा है। अगर इसका कंपैरिजन हम करना चाहें किसी दूसरे कंपाउंड से, मान लीजिए हम इससे कंपैरिजन करना चाह रहे हैं कि ये हमारा एनलीन है और इसमें हम यही NaOH डाल रहे हैं, राइट, और गर्म कर रहे हैं, तब देखिए क्या होगा कि आपका रिएक्शन कहाँ अच्छा होगा। खास करके तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसका यहाँ से निकलना, ये जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, जितने आसानी से निकलेगा, उतना क्या होगा, अच्छा रिएक्शन देगा, चाहे वो किसी टाइप का हो रहा हो। इसका यहाँ से ये लिविंग ग्रुप, आफ्टर ऑल तो इसको निकलना है यहाँ से, राइट, यहाँ से इसको यहाँ से निकलना है। तो ये आपको देखना होगा कि क्या हो रहा है, कहाँ पे आसान है और कहाँ कठिन है। आप देखेंगे कि यहाँ कठिनाई है, यहाँ पे निश्चित रूप से कठिनाई है। ये हम लोग चर्चा और भी करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको OH का अटैक होना है और बेंजीन खुद भी एक न्यूक्लियोफाइल, इसलिए न्यूक्लियोफाइल का न्यूक्लियोफाइल से अटैक थोड़ा मुश्किल है, एक चीज़। दूसरी चीज़ कि रिजोनेंस में ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो करता है ना। अगर आप इसको देखें तो क्लोरोबेंजीन जो है आपका, ये यहाँ पे कुछ इस तरह का है, तो ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो करने के कारण सिंगल बॉन्ड की तुलना में डबल बॉन्ड क्या है, ज़्यादा मजबूत है, इसलिए यहाँ पे रिएक्शन क्या है, टफ है। यहाँ रिएक्शन क्या है, ईजियर है। इसी तरह से अगर आप कुछ और एग्जांपल्स में भी देख सकते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे मान लीजिए आपको एलाइल क्लोराइड दिया हुआ, राइट, दूसरा आपके पास कोई उसके कंपैरिजन में और भी हैलाइड है, तब हम देखेंगे कि अगर वो कार्बोनियम आयन कौन आसानी से दे रहा है, जिसका कार्बोनियम आयन जितना आसानी से होगा, और दोनों ही अगर SN1 में हो रहे हैं, तो नेचुरल है कि उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो किसी दिन हम लोग ये काफ़ी क्वेश्चंस को जो कंपटीशन में आते हैं एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन के, उसकी चर्चा भी हम लोग करेंगे डिटेल में, तो आपको
और भी क्लियर होगा, राइट। अब हम दूसरी बात आपके साथ कर रहे हैं कि एग्ज़ाम में जो एग्ज़ाम आएगा आपका, चाहे वो इंटरमीडिएट हो या उसके बेस्ड कॉम्पिटिशन्स का हो, तो आप देखेंगे जो क्वेश्चंस आपको आएंगे, खास करके एक बार मैं फिर से आपको जो उस दिन बताया था कि मोर अल्कीन विल बी मोर सब्स्टिट्यूटेड का क्या मतलब, फिर से जान लीजिए। मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन will be more stable, मोर सब्स्टिट्यूटेड का मतलब हमने उस दिन बताया था, फिर से आपको बता दे रहे हैं। ये अल्कीन हमारी फर्स्ट मेंबर जो एकदम सब्स्टिट्यूटेड नहीं है, और इसमें जो जो सब्स्टिट्यूशन लगता जाएगा आर के द्वारा, जैसे हमारा ये एक आर हमने लगा दिया है, एक एच है यहाँ पे और डबल बॉन्ड CH2 है, तो ये हमारी और ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है। अगर हमारे पास कहीं पर भी इस तरह का है कंपाउंड कि 2 आर यहाँ लगे हैं और यहाँ भी आर लगे हैं, दिस आर मे बी सेम एंड मे नॉट बी सेम, तो हम लोग कहेंगे कि ये पूरी तरह से सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है। तो सेट-जैब्स रूल की जहाँ तक बात होगी तो आप देखेंगे कि मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन विल बी मोर। और एक एग्जाम्पल भी हमने पिछली बार आपको कोट किया है कि 2-ब्रोमो ब्यूटेन को जब हम लोग एल्कोहलिक NaOH के साथ या KOH के साथ गर्म करते हैं तो 80% आपको ब्यूट 2 इन मिलती है और 20% अराउंड आपको ब्यूट 1 इन मिलती है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में भी, या जहाँ कहीं कार्बोकैटायन आपको बन रहा है, वहाँ पे आपको फिर से पुरानी हमारी जो वीडियो है कार्बोकैटायन वाली, उसको आप ध्यान से पढ़िए, है ना, ध्यान से समझिए कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कैसे हम डिसाइड करेंगे। और हमने बड़ा अच्छा उसमें आपको बताने का प्रयास किया है कि कार्बोकैटायन कब स्टेबल होता जाएगा और किस तरह का स्टेबल होता जाएगा। और उसमें खास करके 2 फैक्टर हैं, एक तरफ तो इलेक्ट्रॉन लेने वाले देने वाले ग्रुपों की हमने चर्चा की है, खासकर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में, और एलाइलिक बेंजाइलिक इन लोगों में हमने आपको रेजोनेंस से पढ़ा लिया था। तो हमने डीलोकलाइजेशन की बात की थी कि जितना ज़्यादा दूर तक डीलोकलाइजेशन होगा स्टेबिलिटी क्या होगी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो मैं समझता हूँ कि हर एक वीडियो को पढ़ने के और उसके बेस्ड क्वेश्चन करने के कुछ दिनों के अंतराल पे पुराने वीडियोज को भी आप क्या करें, बार बार उसको दोहराएं, देखें। कहीं कोई कन्फ्यूजन है, हर लेक्चर में आपको ऑफ़र करता हूं तो मोस्ट वेलकम है। बिना किसी हिचकिचाहट के छोटी छोटी बातें भी अगर समझ में नहीं आती हैं, आपको लगता होगा कहीं ये पूछने से ये न लग जाए कि मुझे कुछ नहीं आता, नो, आप निश्चित रूप से पूछिए, क्योंकि नहीं आ रहा है और ये जानकारी है कि नहीं आ रहा है, गारंटी है कि आ जाएगा। जब ये भ्रम होगा कि नहीं आ रहा फिर भी आपको लगता आ रहा है, दैट इज़ ए वेरी डेंजरस सिचुएशन, तब आपको मुश्किल होगा आगे चल के सिलेक्शन होने में। तो ठीक है, दैट इज़ ओके। लेकिन कल से अगली वीडियो से बड़ी डिमांड बच्चों की कुछ आई है कि सर ऑर्गेनिक तो काफ़ी फंडामेंटल आपने पढ़ाया, हालांकि ऑर्गेनिक में कम से कम 100-150 वीडियो मैं देना चाहूँगा आगे चल के, लेकिन कुछ दिनों के लिए मैं इनऑर्गेनिक में पर्टिकुलरली एटॉमिक स्ट्रक्चर को डिटेल और केमिकल बॉन्डिंग को डिटेल आपको पढ़ाऊँगा पहले, क्योंकि ये इनऑर्गेनिक में भी है, ये फिजिकल में भी इसका काम पड़ता है, ऑर्गेनिक में कॉमन टॉपिक आप कह सकते हैं। तो अगला जो लेक्चर होगा वो एटॉमिक स्ट्रक्चर का होगा और वो चलेगा, और उसके बाद फिर केमिकल बॉन्डिंग को होगा। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर द कमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू।